मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए स्किल इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, ताकि आज की युवा पीढ़ी रोजगार देने वाली बने। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने देश के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया है। आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने मिडिल क्लास के लिए क्या क्या काम किए, जिससे आज देश का मिडिल क्लास भारत के विकास में भागीदार बना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश Modi@11 नए भारत की। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नेता जिसने सिर्फ फैसले नहीं लिए, बल्कि शासन और प्रशासन की सोच ही बदल दी। पीएम मोदी की 11 साल की अगुवाई में प्रशासन को जन केंद्रित बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर कैसे शासन तंत्र में बदलाव आया, आइए देखते हैं इसी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे पीएम मोदी ने हर स्तर पर काम करने का तरीका बदल डाला। इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पीएम मोदी ने सत्ता की ताकत को सेवा भाव में तब्दील कर दिया। भारत माता की, भारत माता की। A transformation of governance cannot happen without a transformation in mindset. एक यात्रा जिसमें सेवा है, जिसमें सबक है। एक यात्रा जिसमें अथक अनवरत निश्चय का भाव है। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के उन 11 वर्षों के राजनीतिक सफर की, जिसमें न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ताने बाने को समझा गया, बल्कि अधिकारियों के भीतर समानता और खुलकर बात रखने का विश्वास पैदा किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी के साथ अपनी पहली विदेश यात्रा की कहानी बताते हैं, तो पता चलता है कि कैसे पीएम मोदी ने जूनियर अधिकारियों को भी मुखर होने का मौका दिया। When the conversation started, he started with the junior most person, so that the junior most person was not influenced by what the senior person said. So today, for example, if I travel with him, I'm the last person to speak because I'm the minister. All my other colleagues express their views very open, and he would actually give more time to those who had something. I don't want to say who had something to point out. I mean, if you started saying, "Sir, that was wonderful and that was fantastic," he moved on to the next person. अपने पहले ही संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को भी साथ आने का मंत्र दिया था। ये इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं साइलोज में काम नहीं करता और मैं अधिकारियों से उम्मीद करता हूँ कि वह किसी भी प्रकार से साइलोज में काम नहीं करेंगे। आज भी वो इस मत के हैं कि अधिकारीगण अपनी मानसिक अनुशासन में साइलोज में काम करते हैं। उनका अनुशासन जो है वो साइलोज में है, जिसको तोड़ना चाहते हैं। इन 11 वर्षों में पीएम मोदी ने न सिर्फ अधिकारियों में समानता का भाव पैदा किया, बल्कि उन्होंने हर किसी के अनुभव से सीख ली, फिर चाहे वो कोई चपरासी ही क्यों ना हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं।
प्यून तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, इन लोगों से भी हम बात नहीं करते थे। बट पीएम साहब ने हमको एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट में शायद उन्होंने हमको बोला, तो इन लोगों से पूछो, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहता है। तो उन्होंने अपने जो ऑफिस में ऑफिस बॉय था उनसे बातचीत कैसे किया वो हमको एक्सप्लेन किया था। तब से हम भी ये लोगों से बातचीत करना हमने शुरू की। पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा बताते हैं कि ये पीएम मोदी की बदौलत ही संभव हुआ कि आज मंत्रियों को अपने विषय की पूरी जानकारी होती है, क्योंकि 2014 से पहले तक किसी भी विषय पर अटकने पर सचिवों को बुलाकर जानकारी ली जाती थी। लेकिन पीएम मोदी ने इस परिपाटी को बदल दिया। अब मंत्री पूरी तैयारी के साथ आते हैं। एक प्रथा और उन्होंने बदली थी कि पहले 2014 से पहले कैबिनेट प्रस्तावों पर जब डिस्कशन होता था कैबिनेट में, तो कई बार किसी मामले में ज़्यादा डिस्कशन होने लगे और मंत्रीगण उतना जवाब नहीं दे पाते, विभागीय मंत्री डिटेल में जानकारी रहती नहीं उनके पास, तो विभागीय सचिव जो बाहर इंतजार कर रहे होते थे उनको बुलाया जाता था कैबिनेट मीटिंग में और वो अपनी क्लैरिफिकेशंस देते थे। लेकिन ये प्रथा भी मोदी जी ने बदल दी। हमारे टाइम में, मेरे पूरे कार्यकाल में सचिवों को कभी नहीं बुलाया गया। उनकी अपेक्षा यही रहती थी कि मंत्रियों को पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने विषय की, कैबिनेट सेक्रेटरी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। खास बात यह है कि पीएम मोदी की इन नीतियों का असर ये हुआ कि अब मंत्री न सिर्फ अपने विषय को पूरी तरह जानते हैं, समझते हैं, बल्कि एक दूसरे के विषय की भी पूरी जानकारी रखते हैं। ये भी मैंने इन्हीं में देखा, पहले नहीं देखा था। मैं तो बहुत समय से भारत सरकार में काम कर रहा था कि कैबिनेट में कोई प्रपोजल लिस्ट हो, उसके पहले बड़ी डिटेल ब्रीफिंग लेते हैं मोदी जी। पीएमओ अधिकारियों के साथ हर प्रपोजल को समझते हैं, उसमें क्या और सुधार हो सकता है वो देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 145 से 65 तक पहुंचना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। ये संभव हुआ जन आंदोलन की भावना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को केवल एक नीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बना दिया। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने सभी स्टेक होल्डर्स को एक किया और कैसे मेक इन इंडिया की पावर को अभूतपूर्व जन आंदोलन बना दिया। ग्रासरूट लेवल से आप मोमेंटम शुरू करिए, तो उस पर बड़ी मेहनत हुई हमने। सारे रूल्स रेगुलेशन हटाए गए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 145 रैंक पे थे, हमने करीब 80 रैंक जंप किया तुरंत। तो ये सब जन आंदोलन की वजह से हुआ। ये सारे के सारे जो बदलाव आए ये जन आंदोलन बनाने की वजह से हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो कह रहा था उसकी सुनाई हुई, सुनाई के बाद कार्यक्रम हुआ। ये 11 वर्ष ये भी बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने जन भावनाओं की कद्र की। राम मंदिर का निर्माण और उसका श्रेय जनता को देना एक अभूतपूर्व मिसाल कही जा सकती है। उन्होंने जो उस समय कहा कि समाज का ये मंदिर है, समाज के सहयोग से ये मंदिर बनना चाहिए। आज जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने सहयोग प्रदान किए हैं, गरीब ने भी किया है, ठेले वाले ने भी किया है, इसलिए पूरा देश इसके साथ जुड़ा है। देश के गृह सचिव गोविंद मोहन बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रध्वज को औपचारिकता से उठाकर जन भावना से जोड़ा। पहले जो तिरंगा केवल विशेष दिनों तक सीमित था, आज वो हर घर की छत पर शान से लहराता है। यानी हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, जन भावना बन चुका है। राष्ट्रगान नामक एक हमने कार्यक्रम किया। उसमें यह था कि हर व्यक्ति राष्ट्रगान गाएगा और उसको एक सेल्फी लेके अपलोड करेगा। इसी भावना के तहत हर घर तिरंगा में भी हमने राष्ट्र का एक प्रतीक लिया जो हमारा तिरंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल की आग को केवल एक आपदा नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता माना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख कमल किशोर बताते हैं, पीएम मोदी ने डेटा, तकनीक और जन भागीदारी को जोड़ते हुए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट का खाका बदल दिया। इसरो और एफएसआई की मदद से अब जंगल की आग शुरुआत में ही पकड़ ली जाती है।
हिमाचल और उत्तराखंड में पीएम मोदी ने चीड़ की पत्तियों से आग रोकने के साथ साथ रोजगार का नया रास्ता भी खोला। हमारे अभी जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के हिसाब से, देश के करीब 150 जिले ऐसे हैं जहां पर हमें फॉरेस्ट फायर को कंटेन करने की ज़रूरत है, फॉरेस्ट फायर के जोखिम को कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, कैसे उनको ऐसा इक्विपमेंट दें जो फॉरेस्ट फायर रिस्पॉन्स में काम आए। और दूसरा जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं कि गुड फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 11 वर्षों के कार्यकाल में ब्यूरोक्रेसी में विश्वास, जनता में भागीदारी और विकास में न सिर्फ गति आई, बल्कि ये कहानी साबित करती है कि कैसे इन 11 वर्षों में संकल्प से सिद्धि के मंत्र को साकार किया गया। हाशिए पर खड़ी देश की महिलाएं, जिन्हें सहनशीलता का प्रतीक माना गया, आज बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी हैं। बीते 11 वर्षों में एक ऐसी यात्रा शुरू हुई है जिसमें नारी सिर्फ लाभार्थी नहीं, नीति निर्माण की भागीदार बन गई है। ये सिर्फ योजनाओं की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की गाथा है जिसने नारी शक्ति को भारत की अगली शक्ति बना दिया। इतिहास गवाह है उस दौर का जब महिलाएं सिर्फ घर की चौखट तक सीमित थी। आवाजें दबा दी जाती थीं, सपनों को समाज के दकियानुसी नियमों में बांध दिया जाता था। लेकिन पिछले 11 सालों में भारत की तस्वीर तेजी से बदली है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं हुई है, वो अब नेतृत्व कर रही है। माँ की तबीयत ठीक है, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ? तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना। ये बदलाव किसी एक योजना का नहीं, बल्कि एक सोच, एक नजरिए और एक दृढ़ संकल्प का नतीजा है। और मैं मानता हूँ कि अब देश के बच्चे बच्चियां इस पर आकर्षित हो जाएंगे। शहरों की महिलाओं से लेकर गांव की महिलाओं तक, व्यवसाय में लगी हो या घर के कामों में व्यस्त, पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उनके जीवन को सरल और सशक्त बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। वो जो घर की दहलीज तक सीमित थी, आज रक्षा, विज्ञान और स्टार्टअप्स की कमान थामे हुए है। बेटी पढ़ाओ से महिला आरक्षण तक, ये दशक नारी शक्ति के पुनर्जागरण का दशक है। अब नारी सिर्फ सशक्त नहीं, निर्णायक भी है। ये मिशन शक्ति का ही कमाल है कि इन 11 सालों में महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी सरकार की इन्हीं कोशिशों की बदौलत सकारात्मक नतीजे भी साफ दिखाई देते हैं। लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार। पहली बार जन्म के समय लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का दर्ज किया गया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है और मातृ मृत्यु दर भी कम हुई है। 2011 से 2013 के बीच 1 लाख गर्भवती महिलाओं में 167 की जान चली जाती थी, लेकिन अब 2023 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 80 रह गया है। यानी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन पर सीधा और सटीक असर डाला है। महिलाओं को गरिमा से जीने का अधिकार देना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। माटी का चूल्हा, लीपना पोतना, ऊपर से धुआं, गैस कनेक्शन की खबर सुनते ही अब इनके घर में सभी बहुत ही खुश हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडरों ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई का तोहफा दिया। स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत आज करोड़ों महिलाओं को अपने घर में शौचालय की सुविधा मिली है, जिससे उनका सम्मान और सुरक्षा दोनों हासिल हुए हैं। और जल जीवन मिशन ने उन्हें उस पीड़ा से आजादी दिलाई है जब पानी के लिए मीलों पैदल चलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक ही नहीं, आर्थिक भी जरूरी है। इस दिशा में मोदी सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। चाहे पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हो, खेलों में बेटियों द्वारा देश का नाम रोशन करना, या फिर स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में बढ़ता महिला नामांकन,
हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी देश के लिए प्रेरणा का सबब बन रही है। जहां पहले की योजनाएं केवल दिखावे तक सीमित थीं, लेकिन इन 11 वर्षों में महिलाएं वास्तविक विकास की भागीदार बन चुकी हैं। अब बात महिला विकास की नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास की हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक विमेन ऑफिसर अपनी जांबाजी दिखा रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों में महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव लाने वाली कई योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और उनके नतीजे आज साफ नजर आ रहे हैं। मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 6 करोड़ से ज्यादा मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें कराई गईं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 18,593 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता की गई। 77 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये भारत की नारी शक्ति के बदलाव और आत्मनिर्भरता की कहानी है। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है, इससे कहीं आगे तक है। डेटा बताता है कि इन 11 वर्षों में 4.2 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को धुएं से आजादी मिली। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत करीब 2.75 करोड़ लाभार्थियों में से 73% महिलाएं हैं और अब सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। ये ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित थे। ट्रिपल तलाक भी एक ऐसा मुद्दा था जिसने लंबे वक्त तक देश की मुस्लिम महिलाओं को बेहिसाब संघर्ष के लिए मजबूर किया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने हालात बदल दिए। ट्रिपल तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उस डर और शोषण से आजादी दिलाई जिससे वे वर्षों तक जूझती रही। अब हर मुस्लिम महिला अपने हक और सम्मान के साथ जी सकती है, खुलकर, बेखौफ। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। अनुच्छेद 35A के हटने से अब जम्मू कश्मीर की महिलाएं भी उन अधिकारों की हकदार बन चुकी हैं जिनसे उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया। अब वहां की बेटियां भी संपत्ति, पहचान और निर्णय लेने में बराबरी के साथ खड़ी हैं। कभी ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों की महिलाएं दिन का बड़ा हिस्सा पानी भरने, लकड़ी लाने और खुले में शौच जैसे कामों में गंवा देती थीं। लेकिन बीते 11 साल में दुश्वारियों का ये दौर भी खत्म हुआ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज देश में 15.6 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। 10.33 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से राहत दी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की है।
आप जैसी दीदी का आशीर्वाद, आप जैसी मातृशक्ति का आशीर्वाद, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो कुछ भी काम कर सकता हूं, वो देश भर की आप जैसी माताएं बहनें, उनके आशीर्वाद है, उसी से कर पा रहा हूं। क्या आप सोच सकते हैं, सिर्फ शौचालय की कमी के कारण लाखों बेटियां अपना स्कूल छोड़ने को मजबूर थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। स्वच्छ विद्यालय अभियान ने देश के लगभग 9.8 लाख सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए हैं। अब बेटियां स्कूल में रुकती हैं। कभी महिलाओं का सेना में जाना एक सपना ही हुआ करता था, लेकिन अब महिलाएं तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन पा रही हैं। आज जब देश की महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, तो नीति निर्माण में भी उनकी भागीदारी उतनी ही जरूरी है। वे सिर्फ योगदान ही न दें, बल्कि अहम भूमिका भी निभाएं। यही वजह है कि देश आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उत्सव मना रहा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अब महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। एससी और एसटी महिलाओं को भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की सुविधा दी गई है। नारी शक्ति अब सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी खुल चुके हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाएं मुकाम हासिल कर रही हैं। ये पहली बार हुआ है जब एलओसी पर राइफल विमेन की तैनाती की गई, जो अब सरहद की रखवाली भी कर रही हैं। इन 11 वर्षों में हुए क्रांतिकारी बदलाव की एक कहानी ये भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में ही हैं। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के पीछे 100 से ज्यादा महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नई क्रांति है, जिसमें हर भारतीय नारी एक प्रेरणा है, एक आंदोलन है। नारी शक्ति को मिली ये नई रफ्तार आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। मिडिल क्लास का मतलब है वो वर्ग जो कठिनाइयों से लड़कर आगे तो आ गया, लेकिन उसके आगे सपनों और आकांक्षाओं का एक विशाल संसार होता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।